तो हम लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर परमंडल वाइज हम बता रहे हैं समीकरण क्या है इस बार के विधानसभा चुनाव में जो 2025 में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं, पहले सीमांचल की बात की हमने, फिर पटना परमंडल की बात की, फिर शाहबाद वाला जो इलाका पड़ता है वो उस वाले क्षेत्र की बात की, फिर मगध परमंडल की बात की और उसके बाद फिर हम कोसी की भी बात कर लिया। अब हमने भागलपुर परमंडल को चुना है। भागलपुर परमंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो इलाका है माना जाता है एनडीए का गढ़ है, यानी नीतीश कुमार का गढ़ है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ पे चिराग पासवान की जो पार्टी है उसका भी अच्छा खासा वोट बैंक है। तो आज आप सूची में देख रहे होंगे ये जो मेरे पास लिस्ट है वो भागलपुर परमंडल की सीटें हैं। और भागलपुर परमंडल में बात करें तो यहाँ पे 2 ज़िले आते हैं। 2 ज़िले कौन कौन से हैं वो आपको सबसे पहले बता देते हैं और फिर वहाँ पे सीटें कितनी हैं वो हम आपको बता दें। ये देखिए भागलपुर है, भागलपुर परमंडल है। भागलपुर परमंडल का अगर आप जिक्र करें भौगोलिक रूप से तो ये वाला इलाका पड़ता है जब आप मुंगेर के क्षेत्र में जाएंगे, मुंगेर से आगे बढ़ेंगे लगभग 40-50 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो भागलपुर आता है। बांका का इलाका इसी क्षेत्र में पड़ता है, कुछ हिस्सा जमुई वाला भी पड़ जाता है। जो आप मुंगेर से निकलेंगे या फिर संग्रामपुर से आगे बढ़ेंगे, तारापुर से आगे बढ़ेंगे तो उससे भागलपुर और जो बांका वाला इलाका है वो इसी क्षेत्र में आता है। परमंडल इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जंगलों का बहुत अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 2 ज़िले हैं इस परमंडल में और वो ज़िले हैं सबसे पहले भागलपुर और उसके बाद दूसरा वाला जो ज़िला है वो बांका है। यहाँ पे कई बड़े चेहरे हैं जो एनडीए के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं और महागठबंधन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और यहाँ पे जो कुल विधानसभा की सीटें हैं, जो बिहार विधानसभा में जो सदस्य चुन कर जाते हैं, कुल 12 सदस्य चुन के जाते हैं, यानी जो यहाँ पे हैं ये 12 विधायक इसी क्षेत्र से चुनकर जाते हैं। कई ऐसे दिग्गज नेता रहे, जेपी कृपलानी साहब इसी क्षेत्र से, जब पूर्णिया और भागलपुर वाला जो इलाका जब संसदीय क्षेत्र एक हुआ करता था पूर्णिया और भागलपुर, उस दौरान जेपी कृपलानी साहब इसी क्षेत्र से आते थे और सांसद चुनकर जाते थे। वो हालांकि वो मधेपुरा भी उनका रहा है कर्मभूमि। तो ऐसे में ये भागलपुर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर विधानसभा सीटों की बात करें, भागलपुर ज़िले की सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं और लोकसभा के हिसाब से देखें तो लोकसभा में कुल यहाँ पे 6 सीटें आती है। ज़िले में 7 है लेकिन लोकसभा के हिसाब से यहाँ पे 6 सीटें आती है। बांका की बात कर लेते हैं। बांका में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चेहरे भी हैं। झारखंड के मंत्री एक हैं, वो भी, उनका भी इस क्षेत्र में प्रभाव है और इस बार कोशिश भी है। तो देखिए 12 सीटें यहाँ पे है और 12 सीटों में 7 भागलपुर और 5 बांका ज़िले का। अब इसके अलावा अगर बात कर लें बड़े चेहरे, अगर बात कर लेते हैं भागलपुर में जो अहम चेहरे हैं, अजीत कुमार शर्मा, आपको पता होगा ये कांग्रेस के लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं, भागलपुर से चुनाव जीत कर आते हैं। इन्हीं की बेटी नेहा शर्मा है जो अभिनेत्री हैं बॉलीवुड में और लगातार जब ये चुनावी मैदान में उतरते हैं तो इनकी बेटी जो नेहा शर्मा है वो चुनावी मैदान में प्रचार करने के लिए अक्सर भागलपुर आती हैं। तो इनका एक लंबा ज़मीनी इतिहास भी रहा है और लंबे समय से ये भागलपुर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं। और अहम चेहरे इसलिए हैं क्योंकि ये पिछली बार एलजेपी की वजह से चुनाव जीत गए थे। भागलपुर वो सीट है जहाँ से अगर बात करें तो राजेश वर्मा वगैरह भी चुनाव लड़ चुके हैं। पवन कुमार यादव बीजेपी के हैं, अहम चेहरे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी होगी। भूदेव चौधरी जो आरजेडी से हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, इनके कंधों पर इस बार चुनाव जितवाने की होगी। ये भागलपुर के अहम चेहरे हैं। इसके अलावा हम बड़े चेहरों का भी जिक्र करेंगे जिसका बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है बिहार के सियासत में भी और इस इलाके में भी। खासतौर से ये भागलपुर वाला जो इलाका है, भागलपुर वाले इलाके में है। आप देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण आपको चेहरा बता देते हैं, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का इसलिए, हालांकि इनका जो गृह जिला पड़ता है वो मुंगेर वाला जिला है और मुंगेर के हिसाब से देखें तो सम्राट चौधरी जो हैं, इनके जो पिता हैं शकुनी चौधरी, वो इसी क्षेत्र से सांसद विधायक भी रहे कई बार और इनकी जो माँ है, माँ भी विधायक रही हैं कई बार। तो और सम्राट चौधरी इसलिए हमने जोड़ दिया, इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी सीएम है, तारापुर से आते हैं, इनका अपना कॉलेज भी चलता है, बहुत प्रभुत्व है, सुल्तानगंज बराबर ये जाते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जब तारापुर के इलाकों को देखेंगे तो तारापुर वाला इलाका जमुई में भी कुछ हिस्सा पड़ जाता है, जमुई ज़िले में भी पड़ता है, बांका के क्षेत्र में भी पड़ता है और भागलपुर वाला क्षेत्र में भी पड़ता है कुछ हिस्सा, अगर कहें लगभग, क्योंकि इतने बड़े लीडर हैं, पूरे बिहार में प्रभाव रखते हैं। और जो तारापुर वाला क्षेत्र है, तारापुर वाला में करीब 30-40 किलोमीटर, अगर देख लें 30-40 किलोमीटर का डिफरेंस होता है। तो इतने बड़े लीडर हैं तो जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी का इस क्षेत्र में प्रभाव होगा। इसके अलावा अगर बात करें अजय मंडल को तो आप जानते हैं दूसरी बार
भागलपुर से सांसद बन के आए हैं। बराबर इनके ऊपर जो है गोपाल मंडल, जो अक्सर विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, गोपालपुर से विधायक हैं, अजय मंडल के ऊपर टिप्पणी करते रहते हैं। यही अजय मंडल हैं, देख लीजिए चेहरा मुस्कुराते हुए नजर आते हैं आपको। यहाँ से ये जेडीयू के विधायक हैं और दूसरी बार यहाँ से सांसद बने। इनके कंधों पे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, इनको तो पूरा बिहार जानता है। बिहार छोड़ दीजिए, विधायक जरूर हैं, 5वीं बार विधायक हैं गोपालपुर से। और गोपाल मंडल इनका नाम है। अक्सर विवादित बयान देते हैं, कभी भी कहीं भी आप जब भी इनको फ़ोन कीजिए आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। जब भी कोई समस्या आप इनको बताइएगा तुरंत ये सुनते हैं और इनके कंधों पे जिम्मेदारी होगी। हमेशा विवादित बयान देते हैं, कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन चुनावी राजनीति में माहिर खिलाड़ी हैं। नीतीश कुमार भी गोपाल मंडल की टिकट काटने की हिम्मत नहीं करते। बुलू मंडल पे बराबर ये बयान देते रहते हैं, अजय मंडल पे। आप ये देखिए, अब इनको तो पूरा इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिशियन है, इनको कौन नहीं जानता। बिहार छोड़ दीजिए, पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी जाती हैं। दिग्विजय बाबू की बेटी हैं, ये अहम इनकी एक पहचान है। पुतुल देवी की बेटी हैं। पुतुल देवी आपको पता है बांका से सांसद रह चुकी हैं और दिग्विजय बाबू का बहुत बड़ा नाम, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं कि भारत सरकार में। उन्हीं की बेटी हैं, अंतर्राष्ट्रीय शूटर हैं, जमुई से विधायक हैं। 2020 में पहली बार विधायक बनी। नरेंद्र मोदी ने इनके ऊपर भरोसा जताया। राजपूत चेहरा है, सबसे अहम बात है ये राजपूत चेहरा है और राजपूतों के नाम पे ये चुनाव जीत कर आते हैं। बांका में इस बार ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर संसदीय चुनाव जो आगे होने वाला है, यानी 2029 में, वहाँ से ये संसदीय चुनाव लड़े। इनकी माँ लगातार मौजूदा समय में सक्रिय राजनीति में भी नज़र आती हैं, हालांकि उतना नज़र नहीं आ रही, लेकिन सक्रिय राजनीति में पटना में आए दिनों आवास पे तमाम नेताओं से मुलाकात करते नज़र आती हैं और ये भी उनके साथ रहते हैं। श्रेयसी सिंह इनका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय शूटर, और इस बार भी कोशिश है कि जमुई से चुनाव लड़े। इसके अलावा देखिए, महागठबंधन के चेहरे की बात करें, प्रवीण कुशवाहा कांग्रेस के हैं और इसके प्रवीण कुशवाहा इस बार चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है वो। और अब ये चेहरा, इस चेहरे को झारखंड के लोग जाहिर तौर पर जानते हैं। झारखंड सरकार ये मंत्री हैं और इनके जो बेटे हैं रंजीत यादव, कहलगांव सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। संजय यादव इनका नाम है, झारखंड सरकार में श्रम विभाग के मंत्री हैं और इनके बेटे जो रंजीत यादव हैं, कहलगांव सीट से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में है। तेजस्वी यादव के साथ हर मंच पे ये नज़र आते हैं। मौजूदा समय में जो बिहार विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है, वहाँ पे नज़र आते हैं संजय यादव। और आपको पता है कि कई बार विधायक रह चुके हैं गोड्डा से। बेटे की कोशिश है कि भाई जो कहलगांव सीट है वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा जाए। बांका के रहने वाले हैं ये, इनका पूरा जो परिवार है बांका में ही रहता है और गोड्डा में भी रहता है। जन्मभूमि बांका कह सकते हैं, कर्मभूमि इनका गोड्डा है। बेटे की कर्मभूमि जो है लंदन में, वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोशिश है कहलगांव सीट को लेकर। कहलगांव में इसलिए पेच फंस रहा है इनका क्योंकि कहलगांव से सदानंद बाबू चुनाव जीत कर आते हैं। 9 बार अपने राजनीतिक जीवन में वो विधायक रहे। कांग्रेस के बहुत कद्दावर लीडर रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी सदानंद सिंह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो ये जो सीट चाह रहे हैं, जो कहलगांव वाला सीट चाह रहे हैं, वो कांग्रेस थोड़ा सा इसलिए मना कर रही है क्योंकि भाई वो उनका परंपरागत सीट है। 9 बार से विधायक सदानंद सिंह वहाँ से रहे हैं। उनके बेटे हालांकि चुनाव हार गए थे, जब बाद में जब उनका निधन हुआ और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया तो उनके बेटे चुनाव हार गए। बीजेपी से वहाँ चुनाव जीत कर आए। बीजेपी का पहला बार वहाँ कमल खिला। तो ऐसे में इनकी कोशिश है बीजेपी के तरफ से जो उम्मीदवार है, जो मौजूदा विधायक है, उन्हें ही टिकट दिया जाएगा। लेकिन महागठबंधन की तरफ से संजय यादव को दावा कर रहे हैं कि भाई ये सीट हमें दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये सीट आपको नहीं मिलेगा, ये सीट तो हम खुद रखेंगे क्योंकि उनका सुरक्षित सीट है। इसके अलावा महागठबंधन में और बड़े चेहरे हैं, एनडीए में भी बड़े चेहरे हैं। एनडीए में आपको भागलपुर का अगर आप जिक्र करेंगे तो भागलपुर में सुशील कुमार मोदी 2 बार वहाँ से सांसद रहे हैं, ये प्रवीण कुशवाहा। इसके अलावा देखिए, अगर विधायकी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से जो लीडर हैं वो विधायक हैं यहाँ पे और क्या स्थिति है। देखिए, बीजेपी से आप देख लीजिए, ये जो आपका सबसे पहला नाम देख रहे होंगे, ये है कुमार शैलेंद्र। इनको लोग बोलते हैं इंजीनियर शैलेंद्र। इंजीनियर रहे हैं, विधायक हैं, बीजेपी के कोटे से हैं। आप पटना में चले जाइए, बीजेपी जो मुख्यालय है, इनका एक बड़प्पन आप जानते होंगे। कुमार शैलेंद्र बीजेपी के ऑफिस अगर चले जाएं, प्रदेश मुख्यालय के ठीक बगल में इनका एक आवास है। आवास में कभी रहते नहीं, पत्रकारों के लिए पूरा आवास दे रखा है कि आप बैठिए, वहाँ पे तमाम चीज़ों की व्यवस्था ये करके रखते हैं। ये कुमार शैलेंद्र, इनका पूरा नाम इंजीनियर है। इंजीनियर शैलेंद्र वेपुर सीट से आते हैं। बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं, कद्दावर विधायक हैं। फिर 35 सीट की बात करें, ललन कुमार बीजेपी के सीट से चुनाव जीत कर आते हैं। कहलगांव देख लीजिए, पवन कुमार यादव, जो हम जिक्र कर रहे थे कि पहली बार कमल खिला था यहाँ पे, ये पवन कुमार यादव ही यहाँ से बीजेपी का कमल फूल खिलाया था।
कहलगांव सीट से जब सदानंद बाबू का निधन हुआ और उसके बाद वो चुनाव जीत कर आए। बीजेपी देख लीजिए ये वाला सीट है। इसके अलावा गोपालपुर हमने आपको बता दिया, गोपाल मंडल यहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं जेडीयू के टिकट पे और लगातार वो चुनाव जीतते रहते हैं। तो ऐसे में ये सीट पे बीजेपी और जेडीयू को ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि गोपाल मंडल ही उस ये वाला सीट पे बहुत महत्वपूर्ण चेहरा है। सुल्तानगंज ललित नारायण मंडल जेडीयू से, सुल्तानगंज को लेकर इसलिए भी थोड़ा सा एनडीए का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इसको अजगैबी नाथ नाम बदलने की कोशिश है। प्रस्ताव भी बिहार सरकार की तरफ से भेजा गया केंद्र सरकार को। हाल ही में सम्राट चौधरी ने भी कहा कि इसका नाम तो बदलना ही चाहिए, सुल्तानगंज क्यों होगा। तो यहाँ के लोगों को एक सांस्कृतिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी एनडीए से जुड़ाव है, इसलिए यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार चुनाव जीत कर आते हैं। और भागलपुर से अजीत शर्मा इसलिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस से, क्योंकि पिछले बार अगर आप देखेंगे तो राजेश वर्मा को आप जानते होंगे। राजेश वर्मा इसी सीट से चुनाव लड़े थे, 21,000 वोट लाया और 21,000 वोट लाने के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि जो विनिंग वाला वोट था वो लगभग था 65,000। 20,000 जो है वो राजेश वर्मा चुनावी मैदान में लेकर आ गए। एलजेपी के उम्मीदवार थे उस दौरान। मौजूदा समय में खगड़िया से वो सांसद हैं, राजेश वर्मा युवा चेहरे हैं। और बीजेपी जो यहाँ से वोट लेकर आई थी वो लगभग 64,500 के आसपास लेकर आई, यानी 500-550 वोटों के अंतर से बीजेपी यहाँ से चुनाव हार गई थी। भागलपुर से अजीत शर्मा चुनाव जीत कर आ गए और इसमें कहा जाता है कि ये सीट अगर बीजेपी ने लूज किया है तो चिराग पासवान की वजह से ये सीट लूज किया था और बीजेपी को ये सीट गंवानी पड़ी थी, क्योंकि 500 वोटों से ये सीट पर चुनाव हार हुई थी। इस बार चिराग पासवान साथ हैं, राजेश वर्मा खगड़िया से सांसद हैं, तो कोशिश होगी कि ये वाला सीट जो है भागलपुर निकाला जाए। और संभवतः ये है कि इस बार कांग्रेस के खाते से ये वाली सीट छिन सकती है, क्योंकि चिराग पासवान का जो 20-22,000 वोट है वो जुड़ जाएगा बीजेपी में। नाथनगर सीट देख लीजिए, अली अशरफ सिद्दीकी साहब आते हैं, आरजेडी से हैं। यानी 2 सीटें ऐसी है भागलपुर ज़िले की, यानी 7 में 2 सीटें ऐसी है। आप देख रहे हैं भागलपुर और नाथनगर जो महागठबंधन के कब्जे में है। हालांकि इस बार चुनाव में ये सीटें छीन सकती है अगर सब कुछ संतुलन ठीक रहा और उम्मीदवार ठीक रहा तो हमने आपको बता दिया भागलपुर की 7 सीटों का समीकरण क्या है। 5 पे एनडीए और 2 पे महागठबंधन का कब्जा है। अब देख लीजिए, आपको इसके जरिए हम भी आपको बता देते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। 5 एनडीए, महागठबंधन 2, कुल सीटें 7। भागलपुर ज़िला है, प्रभुत्व तमाम नेताओं का है। कोशिश इस बार होगी। हालांकि भागलपुर का एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी दे देते हैं। अश्वनी चौबे केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं स्वास्थ्य विभाग में, बक्सर से सांसद रहे हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया गया, नाराज हो गए। कई बार मंचों पे उन्हें कुर्सी नहीं दी गई। पटना में कार्यक्रम हुआ था 2 महीने पहले, उन्हें मंच पर कुर्सी नहीं दी गई, नाराज होकर चले गए। इसलिए भागलपुर से उनका नाम जुड़ता है, क्योंकि भागलपुर वो सीट है जहां से उन्होंने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और 4 बार विधायक रहे। इस बार कोशिश है कि भागलपुर सीट से अश्वनी चौबे अपने बेटे को चुनाव लड़ाएं। उनका जो बेटा है अर्शित चौबे, उनको चुनावी मैदान में उतारने की कोशिश है भागलपुर सीट से। अश्वनी चौबे चाह रहे हैं, कितना सफलता मिलेगी, पार्टी कितना उनकी बातों को सुनेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो इस बार बक्सर में उन्हें टिकट नहीं मिला था संसदीय सीट से। तो भागलपुर से कितना मिलता है ये अब देखने की बात होगी। अब देख लीजिए, अब बांका का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, जयंत राज हैं, बांका सीट से आते हैं, बांका ज़िले से आते हैं, मंत्री हैं मौजूदा समय में बिहार सरकार में और बहुत कद्दावर माने जाते हैं, इसलिए भी क्योंकि नीतीश सरकार के बहुत विश्वसनीय माने जाते हैं और उसके बाद युवा चेहरे हैं। अश्वनी चौबे देखिए, इसी क्षेत्र इनका माना जाता है, शाहबाद इलाका भी माना जाता है, क्योंकि कर्मभूमि रहा है शाहबाद में भी और भागलपुर में भी। भागलपुर से 4 बार विधायक है, तो इनके कंधों पे भी जिम्मेदारी होगी इस बार भागलपुर सीट जितवाने की अश्वनी चौबे के ऊपर। अजय मंडल, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें के जरिए बता देते हैं। राजेश वर्मा, देखिए राजेश वर्मा का तस्वीर आ गया आपके सामने। खगड़िया से सांसद हैं, एलजेपीआर के सांसद हैं। भागलपुर से 20,000 वोट पिछले बार लेकर आए थे और इन्हीं की वजह से बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे चुनाव हार गए थे। लेकिन अब की बार जो है इनके कंधों पर होगी। और महत्वपूर्ण इसलिए हम आपको बता दें, खगड़िया वाला भी जो इलाका पड़ता है, खगड़िया का कुछ प्रभुत्व रहता है भागलपुर में, मुंगेर में रहता है। जब मुंगेर से आगे निकलेंगे तो एक पुल जाती है और गंगा पुल पार करेंगे तो खगड़िया की ओर कटती है। बड़ी बलिया और खगड़िया जो परोरा वाला जो इलाका है वो इस इलाके से आते हैं, तो इनका जो
बहुत अच्छा खासा प्रभाव है और इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी दी जाएगी इन तमाम सीटों को निकालने को लेकर। अब इसके बाद और भी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पे समीकरण क्या है, जाति समीकरण क्या है, क्योंकि यहाँ पे मिथिला वाला भी कुछ प्रभाव रहता है, मिथिलांचल वाला, ब्राह्मणों वाला समीकरण भी बैठता है, एमवाई वाला भी समीकरण बैठता है। भागलपुर की इसलिए खासियत एक और है क्योंकि पटना के बाद भागलपुर में भी भागलपुर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पे भी बिहार सरकार की तरफ से प्रस्ताव पारित किया गया है, तो ऐसे में यहाँ पे एनडीए की तरफ से कोशिश होगी कि ये चीज़ बताई जाए। भागलपुर प्रमंडल को लेकर हमने आपको सियासी तस्वीर बता दी, बड़े चेहरों के नाम हमने आपको बता दिए, पिछले बार जो किन पार्टियों को सीटें मिली वो भी आपको बता दिया। अब आपको एक अहम जानकारी बता देते हैं। अहम इसलिए है कि भागलपुर वाला जो इलाका है, भागलपुर जो प्रमंडल का हम जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पे चिराग पासवान की अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है और इस बार चिराग पासवान एनडीए में है। और आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो 12 सीटें हैं बांका और भागलपुर की, तो भागलपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं और जो बांका वाला सीट है, बांका वाला है, वहाँ पे लगभग 5 है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या हुआ कि 9 एनडीए के पास जीत मिली, बाकी जो 3 सीटें हैं वो आरजेडी के कब्जे में, यानी महागठबंधन के कब्जे में, 2 कांग्रेस के पास, 1 आरजेडी के पास। इसमें से चिराग पासवान ने 3 ऐसी सीटों पर वोट काटे हैं, 3 ऐसे सीटें वोट काटे हैं जहां पर बीजेपी की शानदार जीत हो सकती थी, जनता दल यूनाइटेड की शानदार जीत हो सकती थी, लेकिन वहां पे चिराग पासवान ने इतना वोट काट लिया कि वहां पे एनडीए की हार हो गई। वो सीट का हम नाम बता देते हैं, धौरैया सीट है, जहां पर जीत का जो मार्जिन था वो लगभग 78,000 था, जेडीयू को आया 76,000, एलजेपी 5,000 वोट काट के चली गई, यानी 76 और 5 जोड़ दीजिए 81, यानी यहाँ पे एनडीए की जीत हो सकती थी, चिराग पासवान ने हरा दिया। नाथनगर सीट देख लीजिए, जो एलजेपी के पास 15,000 वोट मिले थे, जीत वाला जो मार्जिन था वो लगभग 79,000 वोट मिले थे जो वहाँ से जीत कर आई, और जेडीयू को मिले थे 71,000, यानी यहाँ पे ज़्यादा वोट मिले थे लेकिन चिराग पासवान काट कर चले गए। भागलपुर का हमने पहले आपको बता दिया कि चिराग की वजह से अजीत शर्मा जीत कर आए। गोपालपुर में अगर बात करें, गोपालपुर में इसलिए वहाँ पे आरजेडी की हार हो गई क्योंकि एलजेपी ने 23,000 लगभग वोट काट लिए थे, इसलिए जेडीयू को 76,000 वोट मिले। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब हम आपको बांका ज़िले की बता देते हैं। बांका ज़िले का तो हमने पहले भी बताया, लेकिन एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं यहाँ पे क्या स्थिति है। देखिए, ये वाला जो इलाका है, अमरपुर, जयंत राज के बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहुत विभाग बोलते हैं तमाम चीज़ों को लेकर, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो इनको दिया गया। युवा चयन है, बेलहर से अगर देख लीजिए मनोज यादव हैं, जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं। इसके अलावा बांका सदर, जो बांका वाला इलाका है, रामनारायण मंडल है, बीजेपी से हैं, ये वाला भी महत्वपूर्ण सीट हो जाता है। ये 3 आप देख लीजिए। अब कटोरिया वाला देख लीजिए, निक्की हेम्ब्रा बीजेपी का सीट है। देखिए, ये जब आप कटोरिया की बात करते हैं ना, यहाँ पे झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी गढ़ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पे लगातार दावा करती है, पिछले बार भी बहुत अच्छा वोट लेकर आई थी, लगभग 20,000 वोट लेकर आई अकेले जब चुनाव लड़ी थी। तो ये वाला पे इस बार हेमंत सोरेन की कोशिश होगी कि ये सीट पे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि बांका वाला इलाका है, झारखंड से सटा हुआ है। धौरैया देख लीजिए, भूदेव चौधरी आरजेडी का है। धौरैया का हमने आपको बताया चिराग पासवान जो है अच्छा खासा वोट काट कर चले गए थे, जिसकी वजह से भूदेव चौधरी की जीत हुई थी। अब आपको सीधे ले चलते हैं पटना, जहाँ पे हमारे सहयोगी मरगूब है, मरगूब के पास चलते हैं और उनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि बांका का इस बार सियासी समीकरण क्या कहता है और भागलपुर का सियासी समीकरण क्या कह रहा है। मरगूब, इस बार पटना में मौसम बढ़िया है, मौसम, चुनावी तापमान, तपिश ठीक रहेगा इस बार भागलपुर बांका की? उमस के बीच राजनीतिक तापमान तो बढ़ा, बारिश 1 घंटा हुई और पटना का तापमान, टेम्परेचर गिर गया और पटना में लोगों को गर्मी से राहत मिले। लेकिन राजनीतिक पारा जो है अभी और चढ़ने की संभावना है। भागलपुर और बांका की बात करेंगे तो महागठबंधन को यहाँ अपनी इज्जत बचानी पड़ेगी 2025 में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है अजीत शर्मा भागलपुर के हैं, विधायक हैं, हालांकि 1100 वोट से वो जीते थे। तो दीपक, आप इस पूरे समीकरण को आप ऐसे समझिए कि पिछले बार जिस तरीके से चिराग पासवान ने डैमेज किया बीजेपी जेडीयू को, कहा तो यह जाता है कि चिराग पासवान ने लगभग 25 से 30 सीटों पर जेडीयू को तो सीधे डैमेज किया, बिल्कुल बीजेपी को डैमेज किया। उसी का फायदा हुआ कि तेजस्वी यादव सत्ता के करीब पहुंच गए, लेकिन एआईएमआईएम ने वहां तेजस्वी को पटकनी दे दी और तेजस्वी यादव के 2-3 कैंडिडेट से 150, 200, 300 वोट से चुनाव हार गए और 10 से 11 सीट का फासला हुआ और तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं जा सके, सत्ता से बाहर रहे। तो
तो अब इस बार चिराग पासवान का खेल क्या होगा, अभी यह कह पाना दीपक बहुत मुश्किल है कि आगे क्या होगा बिहार की राजनीति में। मैं आपको आज एक बार फिर बता देता हूं, आज फिर अरुण भारती का एक बड़ा ट्वीट और सोशल मीडिया पर जो आया है उसने बवाल फंसाया है जेडीयू को लेकर। बिल्कुल। अब अरुण भारती कह रहे हैं कि जिसे 2 सीट आया उसे आप 17 दे सकते हैं, तो मेरा तो अकेले चुनाव लड़ने का इतिहास रहा है, हमने तो अकेले चुनाव लड़के बड़े बड़े पार्टियों को धराशायी कर दिया। बिल्कुल। तो अगर इस बार चिराग पासवान फिर कोई खेल करेंगे, खेल 2 तरह से होता है, एक होता है साथ मिलके खेल और एक होता है विरोध के खेल। विरोध का खेल उन्होंने पिछली बार खेला। इस बार राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि अगर चिराग पासवान को कम सीटें मिली तो इस बार भी हो सकता है राजनीतिक तौर पर मिलकर के बड़ा खेल होगा, और अगर हुआ तो ये बहुत घाटे का सौदा होगा, क्योंकि आपको पता है कि जनसुराज भी फील्ड में है। बिल्कुल। चिराग कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी बिहार बदलाव यात्रा में है। तो सवाल यह है कि उस इलाके में आपको पता है राजेश वर्मा चिराग पासवान के बहुत क्लोजली हैं। बिल्कुल। अब जयंत राज भवन निर्माण विभाग के मंत्री हैं, यंग हैं। अजीत शर्मा की इज्जत दांव पर लगी है, पिछला बार 1100 वोट से जीते थे। बिल्कुल समझने वाली बात है। प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, कहा जाता है 10 जनपद में उनकी सीधी एंट्री है। तो स्वाभाविक बात है अगर ये इन लोगों की सीट फंस जाएगी तो महागठबंधन और पीछे चला जाएगा, स्वाभाविक बात है। लेकिन इस बार बहुत कुछ निर्भर कर रहा है सीट बंटवारे पर, कहां कहां किसको क्या सीट मिला है। आपने कटोरिया के बारे में बहुत महत्वपूर्ण कहा, कटोरिया का सीट इस बार जेएमएम को जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं जो मेरे पास जानकारी है। और कटोरिया सीट जेएमएम को जाएगा और वहां हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम चुनाव लड़ेगी, और अगर लड़ती है तो वो लग रहा है लैंडस्लाइड वहां महागठबंधन चुनाव जीत सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन वहां मैं आपको बता रहा हूं 2 लोगों की इज्जत फंसी है, एक जेडीयू के युवा चेहरे जयंत राज, दूसरा कांग्रेस के बड़े चेहरे अजीत शर्मा। बिल्कुल। इन दोनों लोगों की इज्जत फंसी है। राजनीतिक टीकाकार का मानना है कि इस बार इन दोनों लोग और फंसेंगे। ये मैंने कहा चुनाव हार जाएंगे, लेकिन बहुत कीन कंटेस्ट होगा। लेकिन इस बार फिर मैं कह रहा हूं खेल चिराग पासवान की तरफ से अगर हुआ और अगर जनसुराज ने खेल शुरू कर दिया, बिल्कुल, तो इस बार महागठबंधन के साथ साथ एनडीए का भी सुपरा कई इलाकों में। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण आप जब जिक्र कर रहे हैं पूरे बिहार, आप जो महत्वपूर्ण बात जिक्र कर रहे हैं अजीत शर्मा को लेकर, 3 सीटें ऐसी है क्योंकि 12 सीटें बांका और भागलपुर में पड़ती है, 9 पर एनडीए काबिज है, और 3 सीटें जो हार गई उसमें धौरैया, नाथनगर और भागलपुर है। यहाँ पे चिराग पासवान इतना वोट लेकर आए कि उससे एनडीए की जीत हो सकती थी उस दौरान। इस बार चिराग अगर साथ हैं तो ये 12 के 12 सीट निकाल कर आ सकती है महागठबंधन। देखिए इस बार 12 की 12 सीट आपने कहा कि एनडीए निकाल सकती है, एनडीए की बात कही है, महागठबंधन तो 3 और 9 पर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं दीपक कि जी निकाल सकना अलग चीज है, लेकिन ये भी तो बात है कि एंटी इनकम्बेंसी कौन कौन उम्मीदवार के खिलाफ है। वाकई ये मैंने जो 2 लोगों का आपको नाम लिया ये बड़ा चीज है ना। एंटी इनकम्बेंसी किन किन लोगों के खिलाफ है, ये बड़ा सवाल है। अगर आप उधर 3 सीट मान लीजिए बीजेपी या जेडीयू हार गई चिराग पासवान के कारण, वो 3 सीट जीत जाए, पता चला इधर 6 लोग हार जाते हैं, तब तो महागठबंधन भारी पड़ जाएगा। बिल्कुल, समीकरण ये है कि एंटी इनकम्बेंसी किन किन कैंडिडेट के खिलाफ है। मैं आपको बता रहा हूं इस बार बिहार में एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर होगा, मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अपने कई लोगों से बातचीत की है बिहार में, कई बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं जिनके खिलाफ लोग जनता नाम नहीं सुनना चाह रहा है। कह रहा छोड़िए उनको, कोई वोट दे जाए, कोई टिकट दे जाए, हम वोट नहीं देंगे। तो मालिक तो जनता न होती है दीपक। बिल्कुल, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को वोट देने के लिए बोले कि जनता ने कह दिया हम नहीं वोट देंगे, तो स्वाभाविक बात है नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं मानेंगे, राहुल गांधी की बात लोग नहीं मानेंगे। तो मालिक जनता होती है, और एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर है जो राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि वहां किसी की नहीं सुनती जनता। जनता में वो आक्रोश होता है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब उस कैंडिडेट के प्रति जनता में आक्रोश, और एक बार आक्रोश जनता में चला गया तो जनता का मूड अगर बदला तो फिर बड़े बड़े सुपड़ा साफ हो जाते हैं। हेमंत नंदन बहुगुणा राजीव कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन से हार गए, लालू यादव हार गए, तो स्वाभाविक सी बात है ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। एंटी इनकम्बेंसी चिराग का खेल
और क्या जन स्वराज एक बड़ा खेल करेगी, यह बहुत महत्वपूर्ण। चले ठीक है मरगूबा, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो हम अपने दर्शकों को आज भागलपुर प्रमंडल का जिक्र कर रहे थे और भागलपुर प्रमंडल के बारे में बता रहे थे, क्योंकि इस बार सियासी समीकरण बहुत कुछ बदल सकता है, क्योंकि बड़े चेहरे चुनावी मैदान में हैं, बड़े चेहरों के बेटे जो हैं वो इस बार चुनावी मैदान में उतरने की कवायद में। अब देखना होगा एनडीए कितना सीटों को देती है, क्या समीकरण बैठता है, क्या कुछ समीकरण सेट किए जाते हैं, कौन से चेहरे हैं, कौन से रिपीट किए जाएंगे, कौन से बदले जाएंगे, ये आने वाले कुछ दिनों में तस्वीरें साफ हो जाएगी। उसके बाद भी हम इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन हमने आपको भागलपुर प्रमंडल के बारे में जिक्र किया, बताया कि स्थिति क्या है, देखना होगा, इंतजार कीजिए, देखते रहिए नक्षत्र न्यूज़। नमस्कार।